पैटर्न इन इंडिया। इसको डिस्कस करने से पहले हम पिछली कक्षा में जो बात किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन आवर इंडिया, तो इसके बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्रॉप के बारे में सीखे थे। क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप? द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑन लार्ज स्केल इन द फील्ड फॉर फूड, फॉडर एटसेट्रा आर कॉल्ड क्रॉप्स। जब प्लांट पौधों को बड़े पैमाने पर किसी खेत में उगाया जाता है, उसको फसल कहते हैं। तो फसल से हम लोगों को अन्न, दाल, सब्जी, फल, मसाला, ये सब सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और कोई भी एनिमल्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए। मान लेते हैं ह्यूमन है, वह खाना खाता है तो चावल दाल सब्जी खाता है। वो चावल दाल सब्जी जो बनता है वो प्लांट का प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि कोई कार्निवोरस एनिमल है, जैसे लायन टाइगर है, वो किसी हर्बीवोरस एनिमल को खाता है, और वो हर्बीवोरस एनिमल जो डिपेंड करता है वो ग्रास पर डिपेंड करता है। और वो ग्रास नहीं होगा तो हर्बीवोरस एनिमल नहीं होगा, और हर्बीवोरस एनिमल नहीं होगा तो वो कार्निवोरस एनिमल नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो पौधा अत्यंत ही हर क्षेत्र में आवश्यक है, चाहे हम लोग भोजन प्राप्त करें, चाहे मेडिसिन प्राप्त करें, चाहे कॉस्मेटिक प्राप्त करें, कुछ भी प्राप्त करें, तो पौधा या फसल अत्यंत उसके लिए आवश्यक है। तो हमारे इंडिया में दो तरह का क्रॉप उगाया जाता है, एक रबी क्रॉप्स, दूसरा खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स एक ऐसा क्रॉप है जिसको विंटर सीजन में उगाया जाता है। रबी क्रॉप्स एक ऐसा क्रॉप है जिसको विंटर सीजन में उगाया जाता है, इसीलिए विंटर क्रॉप्स भी इसको बोलते हैं। और इसका जो सोइंग पीरियड होता है वो नवंबर होता है, और हार्वेस्टिंग पीरियड जो होता है अप्रैल होता है। इसमें जो कुछ फसल है वो है वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लाइनसीड एटसेट्रा। और कुछ वेजिटेबल है जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, टर्निप है, बीन है, ये सब जो है हमारा रबी क्रॉप्स है। कुछ फल की बात करते हैं हम लोग, फल जैसे एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, ये सब जो है रबी क्रॉप्स है। अब हम लोगों ने सीखा रबी क्रॉप्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग समर सीजन क्रॉप्स कहते हैं, इसको समर सीजन में लगाया जाता है। और ये जो है जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसका जो मेन फसल है वह है वाटरमेलन, मस्कमेलन, मैंगो, लीची, प्लम और पीच। ये कुछ उदाहरण है। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, साइंटिस्ट लगातार प्रयास कर रहा है हमारा कैसे प्रोडक्शन बढ़े, कैसे हमारा यील्ड बढ़े, ताकि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। तो हमारे इंडिया में 3 तरह के क्रॉप पैटर्न है। एक है मिक्स क्रॉपिंग, दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, तीसरा है क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग में एक ही फील्ड में किसान के द्वारा दो या दो से अधिक तरह के फसल लगाए जाते हैं, और उसका जो है हार्वेस्ट सीजन अलग अलग होता है। तो ऐसे फसल को मिक्स क्रॉप कहते हैं। और इसमें जो है फसल फेल्योर की संभावना बहुत कम होती है। इसमें फसल फेल्योर की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। फ्लड के कारण, ड्राउट के कारण, इंसेक्ट के कारण, पेस्ट के कारण कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं। उससे बचने के लिए किसान एक ही फील्ड में एक से अधिक प्रकार के फसल लगा देते हैं, और वो सही समय पर
एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी फसल उगता है सही प्रचुर मात्रा में और फसल फेलियर का संभावना कम होता है। कुछ जो मिक्स क्रॉप है उसका उदाहरण है मेज और उड़द बीन। मेज और उड़द बीन को एक साथ अगर लगाया जाए तो दोनों आसानी से हो सकता है। और इसका खासियत है, एक क्रॉप्स है कि नाइट्रोजन लेता है, दूसरा नाइट्रोजिनस प्लांट है, तो एक नाइट्रोजन को पूरा करता है, इसलिए मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बनी रहती है। और दूसरा बात है कि ये सॉइल इरोजन नहीं होता है, ये खासियत है। और दूसरा जो है कॉटन और मूंग को एक साथ मिक्स क्रॉप पे हम लोग उगा सकते हैं। ग्राउंड नट को और सनफ्लावर को मिला के उगा सकते हैं। सरगम और पिजन पी को हम उगा सकते हैं एक साथ मिक्स क्रॉपिंग में। वीट और चिकन पी को हम लोग उगा सकते हैं। बार्ली और चिकन पी को उगा सकते हैं। वीट और मस्टर्ड को एक साथ उगा सकते हैं। ये कुछ मिक्स क्रॉपिंग था और हम लोग अब कुछ बात किए हैं मिक्स क्रॉपिंग का। और अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। तो फर्स्ट, द रिस्क ऑफ द टोटल क्रॉप फेल्योर ड्यू टू द अनसर्टेन मानसून इज रिड्यूस। अनसर्टेन मानसून के कारण जो फसल फेल्योर होता है उससे कम चांस होता है फसल फेल्योर नहीं होता है और एक फसल लॉस होता है, दूसरा फसल हो सकता है। Farmer tend to harvest a variety of produce such as cereals, pulse, vegetable or fodder to meet the various requirement of family or of agriculture for बहुत सारे। Due to the complementary effect of component crop, yield of both crop is increased। complementary effect के कारण जो है कि दोनों का जो है यील्ड बढ़ जाता है। जैसे वीट और ग्राम को लगाते हैं, वीट जो है नाइट्रोजन फिक्स करता है और जो नाइट्रोजन वीट के लिए आवश्यक है। और ये फर्टिलिटी पावर, सॉइल के फर्टिलिटी पावर को इम्प्रूव करता है जिसके कारण फसल का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। चांस ऑफ पेस्ट इन्फेक्शन आर ग्रेटली रिड्यूस। इसमें जो है कि इन्फेक्शन का चांस कम रहता है। तो ये कुछ खास एडवांटेज था मिक्स क्रॉपिंग का। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज है एक ही फसल में, एक ही खेत में बहुत प्रकार के फसल उतना अच्छा से नहीं ग्रो करते हैं। उसका निकोनी कमोनी जो है ब्रीडिंग और इसका नहीं हो पाता है, ये कुछ डिमेरिट है। अब इंटरक्रॉप की बात करते हैं तो एक ही फील्ड में इंटरक्रॉपिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें दो या दो से अधिक फसल एक ही फील्ड में उगाया जाता है। जैसे इसमें जो है एक लाइन एक क्रॉप दिया, दूसरा लाइन दूसरा क्रॉप दिया, 1:1 के रेशियो में दिया या 1:2 के रेशियो में दिया, 1:3 की रेशियो में दिया। एक जो है मान लेते हैं मकई दिया तो दूसरा लाइन पोटैटो दिया, एक लाइन मकई दिया, पोटैटो दिया, दूसरा प्लांट दिया, एक लाइन भिंडी दिया, दूसरा लाइन चिली दिया, तीसरा लाइन कुछ दिया। तो इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग होता है और इससे जो है कि लाभ मिलता है। अब इंटरक्रॉपिंग से जो होता है कि पेस्ट का जो है कि ये नहीं होता है, टाइम और स्पेस बचता है। एक ही बार में 2-3 तरह के फसल प्राप्त कर लेते हैं किसान। एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इट मेक बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर। इसमें जो है सही तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट, लैंड और वाटर का उपयोग होता है। और इंटरक्रॉपिंग में सही तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग होता है। ये सॉइल इरोजन को अरेस्ट करता है और सॉइल इरोजन को चेक करता है। इंटरक्रॉपिंग के द्वारा हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। और इसमें दूसरा खासियत है कि 2 तरह के सीड आपस में नहीं मिलते हैं और उसको आसानी से अलग किए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर कैन बी एज पर नीड ऑफ क्रॉप। आवश्यकता के अनुसार जो है कि फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज है मैच्योरिटी पर
का अलग अलग मैच्योरिटी होता है, आसानी से उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट करने, थ्रेशरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती, अलग अलग कर सकते हैं। द प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम सेपरेटली। आसानी से अलग अलग करके मार्केट में हम लोग उसके प्रोड्यूस को बेच सकते हैं और ये कर सकते हैं। द कंपेरिजन बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग बात करेंगे मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, तब हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बारे में। मिक्स क्रॉपिंग, इट एम टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। मिक्स क्रॉपिंग का जो एम होता है वह क्रॉप फेल्योर के रिस्क को कम करने का, और इंटर क्रॉपिंग का जो एम है वो एरिया पर स्क्वायर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। और मिक्स क्रॉपिंग में जो है सीड ऑफ टू क्रॉप आर मिक्स बिफोर सोइंग। मिक्स क्रॉपिंग में दो तरह के फसल का सीड मिला करके, प्लांट का सीड मिला करके और बोया जाता है, जबकि इंटर क्रॉपिंग में सीड अलग अलग, दो तरह के सीड अलग अलग करके बोया जाता है और उसका मिक्सिंग नहीं होता है। इट इन्वॉल्व नो सेट पैटर्न ऑफ क्रॉप। इसमें रॉ कतार फिक्स नहीं रहता है और इंटर क्रॉपिंग में कतार फिक्स रहता है, रॉ फिक्स रहता है। इन दिस मेथड देयर इज डिफिकल्टी फॉर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन टू इंडिविजुअल क्रॉप। इसमें जो है कि फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं इंडिविजुअल क्रॉप्स के, हो सके वो फर्टिलाइजर किसी प्लांट के लिए हार्म है, किसी लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में जो है हम लोग फर्टिलाइजर दे सकते हैं। स्प्रेइंग ऑफ पेस्ट कंट्रोल टू इंडिविजुअल क्रॉप इज डिफिकल्ट। हम लोग इंडिविजुअल क्रॉप का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि इंटर क्रॉपिंग में हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप सेपरेटली नॉट पॉसिबल। इसमें जो है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एक साथ नहीं होता है। बोथ क्रॉप कैन बी इजीली हार्वेस्टेड एंड थ्रेशेड। मार्केटिंग एंड कंजम्पशन ऑफ ओनली मिक्स क्रॉप इज पॉसिबल। मार्केटिंग जो है इसमें कंज्यूमिंग और मार्केटिंग मिक्स क्रॉप का पॉसिबल है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ सच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम सेपरेटली। ये था कुछ डिफरेंस मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एक ही लैंड में फसल एक बार सेरल्स क्रॉप उगाते हैं, एक बार लेगुमिनस क्रॉप उगाते हैं, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरा क्षमता, फर्टिलिटी पावर बना हुआ रहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं 1 ईयर रोटेशन, मेज और मस्टर्ड को लगाते हैं। एक बार में भी राइस, वीट को लगाते हैं। 2 ईयर मेज, मस्टर्ड, शुगर केन एक साथ लगा सकते हैं। और 3 ईयर रोटेशन में राइस, वीट, मूंग, मस्टर्ड, शुगर केन, बरसीम लगाते हैं। और दूसरे तरह से कॉटन, ओट, शुगर केन, पीच, मेज, वीट लगा सकते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन में? एक सीजन में अगर कोई किसान फसल लगाता है तो वो मेन क्रॉप्स लगाता है, फिर उसके बाद दलहनी फसल लगाता है, फिर उसके बाद मेन क्रॉप्स लगाता है। तो इसका मतलब ये है दो मेन क्रॉप्स के बीच एक दलहनी क्रॉप्स यानी लेगुमिनस प्लांट लगाता है जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बनाए रखता है। और तो लेगुमिनस प्लांट इसमें खासकर प्रेफर किया जाता है। दो मेन फसल के बीच में एक लेगुमिनस क्रॉप जिसके रूट नोड्यूल में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में बदलता है और इस तरह से मिट्टी की उर्वरा क्षमता
बरकरार रखता है। और इस तरह से हम लोग बात किए क्रॉप रोटेशन के लिए। अब हम लोग ये सीख लिए, तो हम लोग बात करेंगे कैसे कल्टीवेशन होता है। कल्टीवेशन कैसे होता है? हाउ फार्मर्स प्रिपेयर देयर फील्ड फॉर क्रॉप्स। उसके लिए पहले किसान कल्टीवेशन करता है। कल्टीवेशन के लिए मिट्टी कल्टीवेशन जो है प्लाउज के द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा प्लाउज खींच करके मिट्टी को उल्टा पुल्टा जाता है, जिसको हम लोग कल्टीवेशन बोलते हैं। और इससे होता है मिट्टी एयरी हो जाता है, हल्का हो जाता है और एयर युक्त हो जाता है, और किसी तरह का नमी या ड्राइनेस नहीं होता है, जिसमें सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। और पहले प्लाचिंग होता है। प्लाचिंग में जो है मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। उल्टने पलटने के बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार, क्रॉप के अनुसार प्लेन किया जाता है फील्ड को। उसके बाद जैसे मकई में जो है कि पहले खाद मिलाया जाता है, उसके बाद प्लेन किया जाता है, उसके बाद मेज को सोइंग किया जाता है, तब प्लांट होता है। लेकिन गेहूं में पहले प्लाचिंग के बाद जो है कि स्प्रेइंग होता है सीड का, और सीड जब स्प्रेइंग होता है तब जो है कि लेवलिंग होता है। तो इस तरह से होता है। जब वो हो जाता है प्लांट के अनुसार, क्रॉप्स के अनुसार निकोनी होता है, वीडिंग होता है, तमनी होता है। उसके बाद जब हो जाता है उसका वाटरिंग होता है। वाटरिंग के बाद जो है जब प्लांट तैयार होता है उसका हार्वेस्टिंग होता है। क्या होता है? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो है फसल प्रोड्यूस तैयार होता है और वो मार्केट में बेचा जाता है। तो आजकल जो है सीड कल्टीवेशन के बाद सोइंग होता है। सोइंग कई प्रकार का होता है। मैनुअल भी होता है। मैनुअल यानी हाथ के द्वारा सीड को बोया जाता है फील्ड में, इसको मैनुअल बोलते हैं। और इसके स्पेशल प्रकार का एक मशीन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिसको सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल के द्वारा जो है सीड का सोइंग होता है फील्ड में, और ट्रैक्टर के द्वारा चालित भी सीड ड्रिल होता है। दोनों में डिफरेंस है। हाथ के द्वारा उतना अच्छा नहीं होता है, ऊपर में भी रह सकता है, प्रॉपर डेप्थ में नहीं होता है। मशीन के द्वारा सीड ड्रिल जो चलता है प्रॉपर डेप्थ पर चलता है और सही दूरी पर और सही डेप्थ पर जाता है, जिससे सीड का जर्मिनेशन और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। ये कुछ था हमारा कल्टीवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। अब हम लोग बात करेंगे इरिगेशन। द टेक्निक्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर इन द फील्ड इन द क्रॉप ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। वह टेक्निक जिसके द्वारा फसल में पानी दिया जाता है, नहर के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, मशीन के द्वारा, उसको कहते हैं इरिगेशन। तो हमारा इंडिया जो है 70% लोग जो है इरिगेशन के लिए मानसून पर निर्भर करते हैं। अभी यही स्थिति है। लेकिन हम लोग आज के एडवांस युग में हम लोग बहुत सारे जो है टेक्निक इस्तेमाल कर लिए। पहले मानसून पर निर्भर करता, नहर से हम लोग पटाते हैं, पंपिंग सेट का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, वेल का इस्तेमाल करते हैं, पानी के इरिगेशन के लिए नीड के अनुसार इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये था कुछ खास चैप्टर। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में, और फर्टिलाइजर जो है क्या है, फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।